आज वो खुद को रोए जमीन पर दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। और क्यों ना समझता, उसने जो चाहा था उसने वो सब पा लिया था। मनपसंद साथी का साथ मिलना कोई बात तो ना थी। आज उनकी शादी थी और वो कदम ब कदम अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था, जहां वो उसके लिए मोए इंतजार थी। ये सोच ही उसे सरशार कर गई थी। वो इसी सरशारी की कैफियत में अपने रूम में दाखिल हुआ, जहां वो हस्बे तवक्को उसके इंतजार में घूंघट गिराए बैठी थी। वो दरवाजा बंद करता कदम ब कदम उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने कुछ ही फासले पे जा बैठा। अस्सलामुअलैकुम जानम, शायान ने गला कंकारते हुए सलाम किया। जवाब में उसने बिना कुछ कहे हल्का सा सर हिलाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा अली से कि मैंने अपने प्यार को पा लिया है। हम एक हो गए हैं। जमाने के रवाजों के खिलाफ हमारा प्यार जीत गया है। शुक्रिया मेरी जान, मेरा साथ देने के लिए, मेरा मान बढ़ाने के लिए। मैं वादा करता हूं अली से, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो मुसलसल कहे जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अलीज़े ने जुम्बश तक न दी। तुम भी कहोगी मैं भी आज के दिन क्या बातें लेकर बैठ गया। ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। इसके लिए आज की रात को जाया करने का क्या फायदा। और रात भी वो जो बहुत मिन्नतों मुरादों बाद हमारी जिंदगी में आई है। शायान ने कहते साथ ही आगे बढ़ के उसका घूंघट उठाया और मबहूत सा रह गया। शायान ने थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया, पर अलीज़े ने नजर उठाकर न देखा, शायद शर्म के सबब। शायान ने अपनी जेब से एक मखमली बॉक्स निकाला जिसमें एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट था। शायान ने अलीज़े की कलाई में पहनाया। नरमी से उसका हुक बंद करता वो आगे बढ़ता, उसकी हाथ की पुश्त पर नरमी से बोसा दे गया। क्या बात है जानम, क्या खफा हो हमसे किसी बात पर जो अब तक हमारी तरफ देखना भी गवारा न किया। माना कि हम आपकी खूबसूरती के आगे तो कुछ नहीं, लेकिन इतने आम भी नहीं कि आप नजरें उठाकर देखने की भी रवादार नहीं। शायान के कहने पर अलीज़े ने एकदम नजरें उठाकर देखा, लेकिन ये क्या। शायान ने फौरन से उसका हाथ झटका और मारे डर के अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अलीज़े की आंखें एकदम सफेद थीं। उसकी आंखों के डेले गायब थे। अलीज़े अपनी जगह से उठती धीरे धीरे उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगी। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी अलीज़े। दूर क्यों जा रहे हो? आओ आओ मेरे पास, ताकि हमने कोई दूरी बाकी ना रहे। अलीज़े अपना एक हाथ बढ़ाए बहुत अजीब से लहजे में बोली, तुम मेरी अलीज़े नहीं हो। तुम शायान के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि अलीज़े उस तक पहुंच चुकी थी। मैं तुम्हारी अलीज़े हूं, यकीन ना आए तो तुम छू कर देख लो मुझे। देखते ही देखते अलीज़े एक भयानक शक्ल में तब्दील हो गई। इससे पहले कि वो शायान तक पहुंचती, शायान अपने हवास खो बैठा था। वो एक झटके से नींद से बेदार हुआ। कई लम्हे तो उसका जिस्म सुन रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसने हाथों पैरों को हरकत देना शुरू की। वो एकदम उठ बैठा। मौसम सरमा के दिन अरूज पर थे। इतनी सर्दी के बावजूद भी वो पसीने में नहाया हुआ था। उसने अपने साथ सोई अपनी जोजा को देखा, जो आराम से उससे कुछ फासले पर चैन से सो रही थी, लेकिन अब उसे नींद न आनी थी। उनकी शादी को 6 माह होने को आए थे। उनकी लव मैरिज थी। वो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शायान को ये ख्वाब मुतवातर से आ रहा था। पहले पहल तो उसने इग्नोर किया, लेकिन एक ही ख्वाब बगैर किसी फर्क के रोजाना ये चीज नजरअंदाज करने वाली तो ना थी। उसने अभी तक अलीज़े से भी इस ख्वाब का जिक्र न किया था। वो खामखा उसे परेशान न करना चाहता था। वो खुद ये मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता था, लेकिन कैसे, उसे समझ ना आ रही थी। वो हाथों में सर गिराए बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा था। उसने उठकर वुजू किया और जानमाज बिछाकर तहज्जुद की नीयत बांध ली। कुछ ही देर में उसे सुकून मिल जाना था कि बेशक रब के जिक्र में सुकून मयस्सर है। वो सुबह नाश्ता करके नौकरी की गर्ज से घर से निकल गया, लेकिन वहां भी वो कोई काम ढंग से ना कर सका। उसकी ये कैफियत उसके साथी फहद ने भी महसूस की। लंच टाइम पर वो सर पकड़े बैठा था जब उसका दोस्त तशवीश से उसकी जाने बढ़ा। क्या बात है दोस्त, काफी परेशान लग रहे हो? क्या कोई बात हुई है भाभी से?
फहद ने उसके कंधे पर हाथ रखे नरमी से बोला, जबकि शायान यूं कंधे पर उसके हाथ रखने से एकदम चौंका, जैसे कि गहरी नींद से जागा हो। उसने गायब दिमागी से अपने सामने खड़े फहद को देखा। क्या हुआ यार, आज लंच करने का मूड नहीं है क्या? तबीयत तो ठीक है तेरी? कुछ दिनों से तो काफी उलझा उलझा सा नजर आ रहा है। भाभी तो ठीक है ना? ये है फहद, उसका बचपन का संगी साथी। दोनों ने इकट्ठे तालीम मुकम्मल की और फिर एक ही ऑफिस में काम करने लगे। शायान ने एवरीथिंग ओके ना? अब के फहद उसके गाल पर हाथ रखे तशवीश से पूछ रहा था, जो उसे खाली खाली नजरों से तके जा रहा था। जबकि शायान ने नफी में सर हिलाया। फहद उसे उठाता ऑफिस की कैंटीन की तरफ ले गया। वहां खाना ऑर्डर देकर वो उसके सामने आ बैठा, जबकि शायान अब टेबल पर रखे ग्लास को ही घूरे जा रहा था। शान, कहो यार, क्या मसला है? मैं तुझसे पूछ रहा हूं, भाभी तो ठीक है ना? सब ठीक है सिवाय मुझे लेकर। अगर उसने अपना कुफल तोड़ा। क्या मतलब? क्या हुआ तेरे इस बात का? अब तो मुझे उलझा रहा है। उलझ तो मैं गया हूं यार। फिर वो उसे एक एक बात बताता चला गया। ओह माय गॉड यार, ये तो वाकई परेशानी की बात है। इसका मतलब क्या भाभी किसी खतरे में? पता नहीं यार, सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। वो अपने बाल दोनों हाथों की मुट्ठियों से पकड़ता उन्हें नोचने लगा। रिलैक्स यार, ढूंढते हैं कोई हल, तो परेशान ना हो। फहद अपनी जगह से खड़ा होता, उसकी तरफ आया और उसके बाल आजाद करवाता, उसके कंधे पर हाथ रखता, उसे तसल्ली देने लगा। तब तक कैंटीन का लड़का खाना उनकी टेबल पर रखने लगा। फहद ने शायान को प्लेट में खाना निकाल कर दिया और खुद भी निकाल कर खाने लगा, जबकि शान भी बेदिली से प्लेट में चमचा घुमाने लगा, जबकि उसकी सोच कहीं और परवास कर रही थी। वो अपने फ्लैट के सामने खड़े होकर काफी देर से बेल बजा रहा था, लेकिन अलीज़े दरवाजा खोलने न आई। शायद वॉशरूम में हो। यह सोचकर वो अपने फ्लैट के बाहर रखे पौधे के गमले में रखी फ्लैट की चाबी उठाकर गेट खोलता अंदर दाखिल हुआ। किचन से खटपट की आवाजें आ रही थी। ओपन किचन होने की वजह से उसे बाएं जाने भलीसे की पुश्त दिखाई दी। वो अपना बैग वहीं लाउंज में पड़े सोफे पर रखे किचन की जानिब बढ़ा, जहां वो कटिंग बोर्ड पर कुछ कटिंग कर रही थी। शायान ने कट कट की आवाज से अंदाजा लगाया। अलीज़े, तुम किचन में थी तो दरवाजा क्यों ना खोला? शायान की बात पर लम्हा भर को उसके हाथ थमे, लेकिन फिर कट कट की आवाज आने लगी और अब बहुत ज्यादा आ रही थी। अलीज़े, ये क्या कर रही हो? आराम से करो, हाथ पे लग जाएगी। शायान उसकी पुश्त के पीछे खड़ा होता बोला, लेकिन वो ना रुकी, बल्कि और ज्यादा तेजी से करने लगी। साथ ही साथ मुंह ही मुंह में वो कुछ बड़बड़ा रही जा रही थी। अलीज़े, ये क्या है? बाकी के अल्फाज उसके मुंह में रह गए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुड़कर लाउंज में रखे फिशिंग बाउल में देखा, जिसमें उसने बहुत शौक से मुख्तलिफ मछलियां लाई थी, लेकिन अब वो खाली था, क्योंकि वो सब अलीज़े ने काट दी थी। अभी भी कटिंग बोर्ड पर रखी मछली का वो कचूमर बनाने में लगी थी। अलीज़े, ये क्या कर रही हो? शायान ने गुस्से से उसके हाथ से छुरी लेने की कोशिश की, लेकिन वो उससे ले ना पाया, क्योंकि उसे अलीज़े का हाथ बहुत वजनी महसूस हुआ। शायान को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अलीज़े ने एकदम अपना रुख फेरा, लेकिन ये क्या? उसके मुंह पर खून लगा था। अब भी अलीज़े के एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में मछली का कचूमर था, जिसे वो बहुत आराम से खा रही थी। खाओगे? अलीज़े ने वही हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जिससे वो एकदम दूर हुआ। अलीज़े ने वही खड़ी खड़ी सारी मछली खाई। अब हाथ पे लगे खून को मजे से जुबान निकाल कर चाट रही थी। शायान बिल्कुल स्टिल सा खड़ा था अपनी जगह पर। शायान को यह सब देखते हुए उबकाई सी आ रही थी। अलीज़े, शायान पूरी जान से दहाड़ा, जिससे अलीज़े डर गई। क्या क्या हुआ? शान, आप कब आए ऑफिस से? वो बिल्कुल नॉर्मल सी होती पूछने लगी। तुम ये अभी क्या कर रही थी? मैं वो आपके लिए खाना बना रही थी। आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अलीज़े ये कहती पलटी। शान, एकदम वो चीखी और पलटकर शान की जानिब बढ़ी। शान, वो कटिंग बोर्ड पर खून लगा है, जबकि मैंने तो चिकन वगैरह कटिंग भी नहीं किया। मैं तो आपकी पसंद की शिमला मिर्च बना रही थी। तो ये सब कैसे? वो घबराए से लहजे में बोली, जबकि शान भी परेशान था कि उसे अपना किया अमल याद नहीं क्या। कुछ नहीं, कटिंग बोर्ड पर मिर्च कटिंग करते वक्त फिंगर छुरी पर लग गई थी। देखो तो, तुम्हारे हाथ पर भी खून लगा है। शायान ने फौरन से बात बनाई।
उसने अपने हाथ को देखा तो वाकई वो हल्का हल्का सा सुर्ख था। वाकई? अलीज़े अजीब से अंदाज में अपने हाथ को देखती बोली। हाँ, पर शायान मैं सोच रही हूं अगर मुझे चोट लगी तो मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? कहते साथ ही उसने छुरी अपनी कलाई पर चला दी, जिससे फवारे की मानंद खून उबलने लगा। शायान फौरन से उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन ये क्या, वो एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाया। अपनी जगह जम सा गया। तब तक वो एक दफा मजीद छुरी हाथ पर फेर चुकी थी। अलीज़े अपना हाथ पकड़ती चीखी, प्लीज मत करो, कौन हो तुम, क्यों अजियत दे रहे हो, प्लीज। अब के शायान उसके आगे गिड़गिड़ाया। शान को एहसास हो चुका था कोई ताकतवर कुवत है उसकी बीवी में जो उससे ये सब करवा रही है। बहुत प्यार करते हो अपनी बीवी से? अब के वो उसके करीब आती अजीब से अंदाज में पूछ रही थी। शायान, हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा, वो बेताबी से कहता सर हिलाने लगा। इसलिए कर रही हूं। इसके साथ ये कहते साथ ही एक और बार उसकी कलाई पर छुरी फेर दी। फिर से अलीज़े चीखी, शान प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिस पर वो जोर जोर से हंसने लगी, ताकि तुम्हें भी इस दर्द का अंदाजा हो सके जिससे कभी मैं गुजरी हूं। पर तुम हो कौन? शायान एकदम चीखा। उसके चीखने पर उसने फिर से छुरी रखी। शान, शान प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अलीज़े गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज खुदा के लिए ये सब मत करो, वो मर जाएगी। शायान की आंखों में बेबसी के सबब आंसू आ गए थे। तभी वो रूह अलीज़े में से निकली। अलीज़े एकदम धड़ाम की आवाज से फर्श पर गिरी। वो जो भी थी जा चुकी थी। शायान ने जल्दी से आगे बढ़कर अपनी मुताहिद जान को समेटा। अलीज़े के गाल थपथपाए लेकिन उसे होश न आया। शायान ने जल्दी से फर्श पर गिरा हुआ कपड़ा उसकी कलाई पर बांधा खून रोकने के लिए और उसे उठाया हॉस्पिटल भागा। वहां पर डॉक्टर्स ने अलीज़े को देखने से माजरत की कि साफ पुलिस केस था, लेकिन शायान की बहुत सारी मिन्नतों तरलों से एक डॉक्टर का दिल पसीज गया। अलीज़े की बैंडेज हो गई थी। 2-3 कट तो इतने गहरे थे कि वहां टांके लगने का अंदेशा था। शायान बेताबी से अलीज़े को बाहर से लगे ग्लासेस में से देखने लगा, जहां उसे खून चढ़ाया जा रहा था। अभी उसे होश आने में कुछ टाइम था। वो खुदा का शुक्र अदा करने मस्जिद की जानिब बढ़ा। जब वापस आया तो उसका फोन बजने लगा। फहद की कॉल थी जो उससे कुछ कह रहा था। शायान भी ध्यान से सुन रहा था। मिस्टर शायान, आप ही हैं? इतने में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शायान एकदम मुड़ा तो वहां पुलिस ऑफिसर खड़ा था। शायान समझ गया था डॉक्टर्स ने कॉल की होगी। मैं कुछ देर बाद में बात करता हूं। जी मैं हूं, शायान ने मोबाइल जेब में रखते हुए इस बात में सर हिलाते हुए कहा। चलो फिर। शायान के कहने पर इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल ने शायान के गिरेबान से पकड़ते हुए घसीटा। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब? शायान घसीटते हुए कहे जा रहा था। अपनी बीवी पर जानलेवा हमला किया है और मासूम बनकर हमसे पूछ रहा है। उनके पीछे चलते इंस्पेक्टर ने उसकी पुश्त स्टिक मारते हुए कहा, यह गलत है इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुने। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? मेरी वाइफ इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ी है और उनका सिवाय मेरे कोई नहीं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वो पुलिस वाले की मिन्नत करते हुए बोला। उन्हीं के कहने पर तो हमने अरेस्ट किया है। उन्होंने ही अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है कि आपने उन्हें जिस बेजा में रखा हुआ था तभी उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। पुलिस मोबाइल में बैठाते हुए इंस्पेक्टर ने उसे तफसील बताई। लेकिन यह सब झूठ है, शायान चिल्लाया। ये तो बच्चे अब थाने जाकर ही मालूम होगा क्या झूठ है और क्या सच, इंस्पेक्टर ने उसे डपटते हुए कहा और आगे जाकर गाड़ी में बैठ गया। बैठते ही उसने मोबाइल वैन चलाने का इशारा किया, जबकि शायान बेबसी से चलती मोबाइल और अपने हाथों में लगी हथकड़ी को देखता रह गया। वो थाने में सर झुकाए कोने में बैठा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वहां अलीज़े भी अकेली है, ऐसे में वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा दे, जबकि यहां कोई उसकी कुछ सुनने को तैयार न था। उनको चीख चीख के यकीन दिला रहा था कि मेरी बीवी की जान को खतरा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। आखिरकार वो खुद ही थक हार कर बैठ गया। चिल्ला चिल्ला कर उसके गले में खराशें सी पड़ गई थी। शायान, उसने किसी की पुकार सुनी। वो मचल कर पलटा तो सामने ही फहद खड़ा था। फहद, तू यहां कैसे?
शायान हैरान होते हुए बोला, भाभी की इयादत के लिए गया तो वहां जाकर मालूम हुआ कि तुम्हें पुलिस पकड़कर ले गई है। भाभी भी काफी रो रही थी, इसलिए भागा भागा यहाँ आया। कैसी है वो? शायान के लहजे में बेकरारी थी। ठीक है, अभी तो डॉक्टर ने उन्हें मजीद 2 दिन रखने को कहा है। मुझे यहां से छुड़वा दे मेरे भाई, जैसे भी मुमकिन हो प्लीज, उसकी जान को खतरा है। शायान ने सलाखों से उसके दोनों हाथों को थामते हुए कहा, किसकी जान को खतरा है? फहद उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अलीज़े की। क्या शायान यार, तू अब मुझे उलझा रहा है। पहले मुझे डॉक्टर ने बताया कि भाभी के बयान की वजह से तुम्हें जेल हुई। जब मैं भाभी के पास गया तो वो तो यूं रिएक्ट कर रही थी कि जैसे उन्हें मालूम ही ना हो कि तुम कहां। वो रो रो कर सिर्फ तुम्हें ही बुला रही थी। डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया तो तब वो जाकर कुछ नॉर्मल हुई। बताता हूं, पहले बाहर तो निकलवा। हाँ हाँ, तू उसकी फिक्र ना कर, मैं वकील को लेकर आया हूं जो ऑफिसर से तेरी जमानत के लिए बात कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो जेल से बाहर था। वकील तो इन दोनों से मुसाफा करके चल दिया, जबकि वो दोनों इस वक्त फहद के फ्लैट में थे, जहां फहद के कोई जानने वाला मौलाना भी था। शायान ने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सब बातें बताईं, जिसे सुनकर मौलाना भी थोड़े परेशान से हुए। आंखें मूंदे तस्बीह पर कुछ पढ़ने लगे। अचानक आंखें खोल दी। बोला, बच्चे, वो जो कोई भी है बहुत खतरनाक है। फिर उन्होंने शायान को एक आमिल का पता दिया। शायान ने वहां जाने से पहले हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि अलीज़े अपने रूम में नहीं है। वो डॉक्टर्स और नर्सों पर खूब चिल्लाया। तभी एक वार्ड बॉय ने बताया कि उसने किसी पेशेंट को छत की जानिब जाता देखा है, जिस पर वो ऊपर भागा। अलीज़े उसे छत पर मिल गई। वो छत के उकबी सिरे पर ऊंची सी दीवार पर खड़ी थी, जहां से वो कभी भी गिर जाती। नहीं, शायान चिल्लाया। तभी वो छलांग लगा चुकी थी। वो एकदम नींद से बेदार हुआ। उठकर देखा तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। फहद ने उसे बताया कि वो हॉस्पिटल का कह रहा था कि एकदम चक्कर खाकर गिर गया, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले आए। इसका मतलब वो सब ख्वाब था, उसने सोचा। फिर उसने अलीज़े का पूछा, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि वो जोर जबरदस्ती से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर जा चुकी है। उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं लगी। वो काफी अजीब ही बिहेव कर रही थी। और तो और सिस्टर ने उसे देखा तो वो बरनौले से नीडल निकाले ड्रिप से ब्लड पी रही थी। ये सुनकर दोनों का दिल मितलाने लगा। वो दोनों भागकर उसी आमिल के पास गए। वो बुजुर्ग आमिल उन्हें काफी अच्छा और मेहरबान लगा। लेकिन फहद वहां से निकल आया। उसे किसी की फोन कॉल आ गई थी। शायान को उन्हें कुछ बताने की जरूरत ही न पड़ी। वो शायान के चेहरे पर देखकर आंखें बंद किए तस्बीह घुमाने लगा। तो ये मसला है। बरखुरदार, कुछ पता भी है वो कौन है? आमिल बाबा आंखें खोले संजीदगी से पूछ रहा था, जिस पर शायान ने नफी में सर हिलाया। वो एक लड़की की रूह है और अपना इंतकाम लेने आई है। अपने मकसद के वो बहुत करीब है। मतलब? शायान ने पूछा। मतलब ये कि वो तुम्हारी बीवी को जान से मार देगी। उसका ये ही मकसद है। वो पूरी तरह तुम्हारी बीवी को अपने हिसार में ले चुकी है। आमिल की बात सुनकर वो परेशान होकर उठा। बाबा, इसका कोई हल नहीं है? शायान बेबसी के सबब पूछ बैठा। है तो, लेकिन काफी थोक रसक है। मैं हर रसक लेने को तैयार हूं। पहले ये बताओ, तुम उस रूह को जानते हो? बाबा के पूछने पर उसने नफी में सर हिलाया। तुम उसे जानते हो बरखुरदार, उसने तुम्हें अपनी झलक दिखाई है आज के ख्वाब में। बाबा, आपको कैसे मालूम? शायान ने पूछा, जिस पर आमिर बाबा ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बच्चे की नादानी पर उसे देखा जाता हो, और धीमे से मुस्कुराया। कलाम में बड़ी ताकत है बच्चे। ये हम ही हैं जिससे दूर हैं, वरना जिस कल्ब में कुरान बसा हो वहां ये सारी चीजें नहीं आ सकती। बाबा की बात पर वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। वाकई बाबा ठीक कह रहे थे। कलाम में बड़ी ताकत होती है। ये बड़ी सी बड़ी मुश्किलों में आपका साया बनती है। हम लोगों ने अदब की वजह से कुरान को बुलंद जगह पे रखा, और वो इतना बुलंद हो गया कि अब वहां पर हमारा हाथ ही नहीं पहुंचता। अगर आज वो अल्लाह से राब्ते में रहता तो उसे इतना ख्वार होने की जरूरत ना होती। नमाज वो पढ़ता तो था भूली बसरी, वो भी जब किसी मुश्किल में होता। वो अपनी सोचों में गुम था। तभी बाबा की आवाज उसे होश में लाई।
जो उसे आंखें बंद करने को कह रहा था। शायान ने आंखें बंद की। उसने अल्लाह को पुकारा। साथ ही नदामत का एक आंसू बंद आंखों से बह निकला। आमिल बाबा भी अपनी आंखें बंद किए तस्बीह के दानों पर किसी आयत मुबारका का विर्द किए जा रहे थे। जूं जूं वो आयत पढ़ रहा था, शायान का दिमाग सुन्न होने लगा। वो उसके जहन में थोड़ी देर पहले वाला ख्वाब उभरा, जहां अलीज़े छत की दीवार पर खड़ी छलांग लगाने ही वाली थी। शायान चिल्लाया। तभी वो एक पल को पीछे मुड़ी और वापस मुड़कर छलांग लगा दी। वो चेहरा किसका है शायान? आमिल ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, वो नींदज़दा आवाज में बोला। तुम्हें मालूम है? जल्दी बताओ, तुम्हारी बीवी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी बताओ कौन है वो? बाबा ने उस पर जोर डाला। कहा ना मैं नहीं जानता, अब के शायान चीखा। तभी उसकी बंद आंखों के आगे एक चेहरा लहराया। सहरिश। वो कहता एकदम आंखें खोल गया। हाँ ये वही है, आमिल बाबा अब के धीमे से बोला, जबकि वो हैरत ज़दा रह गया। ये उनके फ्लैट का मंजर था, जहां सामने कुर्सी पर अलीज़े को मजबूत रस्सियों से जकड़ा हुआ था, जबकि वो नीम बेहोशी सी उसकी गर्दन एक जानिब को ढलकी हुई थी। आमिल बाबा ने उस पर पाक पानी के छींटे मारे, जिससे वो एकदम होश में आती चिल्लाने लगी और खुद को रस्सियों से आजाद करवाने लगी। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को, नहीं छोड़ूंगी, वो कह रही थी, जैसे एक साथ पता नहीं कितनी आवाजें हों। कौन हो तुम? और तुमने इस बच्ची को तंग किया हुआ है? आमिल बाबा उस पर मजीद पानी का छिड़काव करते हुए धाड़ा। नहीं बताऊंगी, वो हंसते हुए गर्दन हिलाने लगी। तभी आमिल बाबा ने शायान को इशारा किया कि वो बोले। शायान सर हिलाता आगे बढ़ा। मुझे पता है सहरिश, ये तुम हो, तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूं सहरिश, मैं अपना बदला लेने आई हूं तुमसे। नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। वो गर्दन को घुमाती खुद को रस्सियों से आजाद करवाने की तगो-दो में थी। क्यों बदला लेना चाहती हो तुम, इससे बोलो। आमिल बाबा ने फिर से उस पर पानी फेंकते हुए कहा। इसने मुझे धोखा दिया, मुझे अपने प्यार में फंसाकर अपने दोस्त के हवाले कर दिया इसने, और इसके आवारा दोस्तों ने मेरे साथ। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इसने मुझ पर रहम ना आया, और ये सब और सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से मेरी प्यारी चीज मुझसे दूर हुई और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है। इसलिए मैं इसकी प्यारी चीज इसकी बीवी से दूर कर दूंगी, ताकि बाकी की सारी इसकी पछतावे में गुजरे। मेरा कौन सा दोस्त? ये तुम क्या कह रही हो सहरिश? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो उलझा सा बोला। तुम्हारा दोस्त आर्यान। अलीज़े पिनकारी। आर्यान? वो सरगोशी नुमा आवाज में बोला। हाँ आर्यान, उसके बाकी साथियों को तो मैंने चुन चुन के मार दिया, लेकिन वो शातिर निकला। वो अपने हाथ में मजार का धागा बांध लिया, जिसकी वजह से वो मुझसे अभी तक बचा हुआ है। फिर उसको बाद में मारने का सोचकर पहले तुमसे बदला लेने आ गई। तुम्हारी बीवी में तुम्हारी जान बसती है, ये देखकर मैं इसके जिस्म में दाखिल हो गई, और तुमने पल पल तड़पते देखकर मैं किसी सुकून में गुजरी हूं, तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कहते साथ ही वो एक झटके से अपने हाथ आजाद करवा गई। तुम ये समझ रहे थे कि ये रस्सियां मुझे पाबंद करेगी? दीवानों की सी सोच है। वो अब आगे बढ़ती आमिल बाबा को बोली। आमिल बाबा उस पर पानी फेंकने वाले थे कि अलीज़े उसे गले से पकड़कर उठाती, पीछे दीवार के साथ लगाती ऊपर ले गई। आमिल, मैं यहां किस मकसद से आई हूं? जब तक मैं इसमें कामयाब नहीं हो जाती, तब तक मैं यहां से नहीं जा सकती। तुम मेरे बीच में नहीं आना, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। कहते साथ ही उसने एक झटके से आमिर को नीचे जमीन पर पटका, जिससे खांस खांस कर आमिर बाबा का बुरा हाल था। इससे पहले शायान उसे पकड़ता वो तेजी से फ्लैट से निकल गई। शायान दौड़कर आमिर बाबा की तरफ आया। तुम मेरी फिक्र ना करो, जाओ तुम अपनी बीवी को बचाओ, फिक्र मत करो। जब तक वो अपने गुनाहगार को मार नहीं लेती, तब तक अलीज़े को कुछ ना करेगी। वो आर्यान को डायरेक्ट नहीं मार सकती, इसलिए उसने अलीज़े के बदन में हलूल किया है, वरना वो अलीज़े को कब की मार चुकी होती। वो चोट खाई हुई रूह है जो अपने मुजरिमों को मारने आई है। बाबा, मैंने उसके साथ कुछ, मुझे मालूम है,
उससे तुम्हारे खिलाफ गलतफहमी है। अगर तुम उसकी गलतफहमी को किसी तरह दूर कर दो तो उम्मीद है वो अलीजे को मारने से बाज रहे। कहते साथ ही आमिल बाबा ने अपने बैग से कुछ निकाल कर उसके सीधे हाथ पर बांधा। ये अमाम जामिन है, तुम्हें बलाओं से महफूज रखेगा। जाओ बच्चे, अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो। शायन ने उन्हें बेड पर लिटाया और साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता बाहर की जानिब चल दिया। गाड़ी में बैठकर गाड़ी का रुख उस जानिब फेरा जहां सारी बातों का सुराग मिलना था, क्योंकि किसी बहुत अपने ने ही उसकी पीठ में खंजर खोंपा था। शायान विजदान और सलमा का इकलौता बेटा था। उनका शुमार बहुत खाते पीते घराने से न था, फिर भी उनका घराना मसाली माना जाता। उसका बाप बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे था, घर आबाई था, हर तरफ रावी चैन ही चैन लिख रहा था। इस सुकून भरी झील में पहला कंकर मेहरमा नामी औरत का आकर गिरा था, जिसे बैंक से घर आते वक्त वजदान उसकी हालत देखकर खुदा तरसी में अपने घर ले आए थे। घर आकर उसने अपने हालात बयान किए कि कैसे उसके मामू ने उसकी मां के मरने के बाद उसे कोठे की जीनत बनने पर मजबूर किया, जहां हर रोज उसकी रूह का कत्ल होता। फिर एक दिन वो मौका देकर आखिर वहां से फरार हो ही गई थी। लेकिन अब वो जाती भी तो कहां। सलमा बेगम एक खुदा तरस औरत थी, इसलिए अपने शौहर को उसके साथ निकाह करने पर राजी कर लिया। यूं कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगियों में एक और इजाफा हुआ, आर्यन के नाम का। वो सभी हंसी खुशी जिंदगी गुजारते, पर पता नहीं क्यों हमेशा ही मेहरमा आंटी ने आर्यन को उनसे कभी घुलने मिलने ना दिया और ना ही कभी वजदान साहब पर बीबियों वाला हक जमाया। वो उसी पर ही खुश थीं कि उन्हें जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिल गया था। लेकिन वो ना जानती थी उनकी ये एहतियात उनके बेटे की जिंदगी में तूफान लाने वाली थी। वो उन सबको किसी और ही जिम्रे में लेगा। दोनों जो जो बड़े होते गए, हर मैदान को मिलकर फतह करते गए। हर कदम पर शायान आर्यन से एक कदम आगे रहा, यहां तक कि उनकी इकलौती फुप्पो की बेटी ने भी शायान के प्रपोज को एक्सेप्ट किया। यूं ही किसी एक रात मेहरमा सोई तो फिर सुबह न उठ सकी। आर्यन की तो दुनिया ही अंधेरा हो गई। मेहरमा के जाने के बाद आर्यन बिल्कुल अकेला रह गया। हालांकि वो तीनों ही अपनी अपनी जगह उसका ख्याल रखते थे, लेकिन जो खला शुरू से उन सब में था वो कभी पुर ना हो सका। ऐसे में आर्यन ने उनसे अलग रहने की ख्वाहिश वजदान से जाहिर की। वजदान ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसको अलग फ्लैट ले दिया। यूं किसी को मालूम न था वो शायान का भाई है, बल्कि सब इन दोनों को दोस्त ही समझते। देखते ही देखते वो यूनी में पहुंचे। वहां भी इन दोनों ने एक दूसरे को दोस्त कहकर मुतारिफ करवाया, ना कि भाई। यूनी का लास्ट सेमेस्टर था कि शायान के मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया। कितने दिन तो वो गम की तस्वीर बना घूमता रहा। डिग्री के बाद दोनों को एक साथ ही जॉब भी मिल गई। ऐसे में शायान के पुप्पा ने शायान को अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। बकौल उनके वो किसी चढ़े छांट लड़के को अपनी लड़की ना देंगे जिसके सर ना माँ का साया है ना बाप का। अल्लाह जाने क्या क्या करता फिरता होगा, कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं। पर शायान भी अड़ गया। वो अपनी मोहब्बत से हाथ न धोना चाहता था। फिर पुप्पा इसी शर्त पर माने कि शायान हक महर में अपना घर उनकी बेटी के नाम लिख दे। शायान तो वक्त से पहले तैयार था। यूं उनकी शादी हो गई और वो अपनी दुल्हन को लेकर अपने ऑफिस की तरफ से अलर्ट हुए फ्लैट में रहने लगे। अबाई घर को रेंट पर देकर उसका किराया हर महीने अलीजे के अकाउंट में जमा होता था। अलीजे इस बात पर कई दफा लड़ी कि मैंने पैसे रखकर क्या करना है, लेकिन वो ना माना। हर बार वो उसको ये कहकर खामोश करवा देता कि उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो बीवी के हिस्से का पैसा खाए, और बीवी बेचारी अपना सर पकड़कर रह जाती। इन सब सोचों में वो वहां पहुंच चुका था। वो डायरेक्ट उसके फ्लैट में घुसा था, जहां सामने ही वो उम्मुल खबाइस से लुत्फ अंदोज हो रहा था। शायान ने जाकर उसे गिरेबान से पकड़कर उठाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। एहसान फरामोश, क्यों किया मेरे साथ तूने ऐसा, क्यों? जब वो उसे मार मार कर थक कर हाँफने लगा
तो वही सोफे पर बैठ गया। बस थक गए, इतनी ही हिम्मत थी तुम में? तो उसका सोचो जिसने बचपन से सब सहा होगा। वो अपने होंठों से बहते हुए खून को हाथ की पुश्त से साफ करता हुआ बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने तो कभी तुम्हें फर्क नहीं रखा। वो दोबारा से उसके गिरेबान को पकड़ते हुए बोला, वजह तुम हो, सिर्फ तुम। तुम क्या समझते हो मुझे तुमसे मोहब्बत है? गलत। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा जिससे नफरत है वो तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम, समझे? वो उसके हाथों से अपना गिरेबान छुड़ाते हुए बोला, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से कभी बाबा ने मुझे और मेरी माँ को वो रुतबा नहीं दिया जो उनकी जिंदगी में तुम्हारा और तुम्हारी माँ का था। मुझे सारी जिंदगी दुनिया वालों की नजरों से छुपा कर रखा तुम्हारे बाप ने, और आज भी दुनिया वालों की नजरों में मिस्टर वजदान का सिर्फ एक ही बेटा है और वो तुम हो। ऐसे में मैं कहाँ हूं? कहीं नहीं। क्या मैं उनका बेटा नहीं था? क्या मुझे इस दुनिया में लाने का सबब तुम्हारे बाबा नहीं बने थे? ये सोच शुरू से ही मेरे साथ परवान चढ़ती गई कि मुझे तुमसे आगे निकलना है हर बात में, ताकि तुम्हारे बाप के आगे सीना तान के कह सकूं कि मैं एक गरीब मां का बेटा हूं। लेकिन तुमने हर बात में हमेशा मुझे पीछे छोड़ा, वो चाहे रिजल्ट हो या स्पोर्ट्स। फिर हम यूनी आ गए। वहां मुझे सहरिश पहली नजर में बहुत प्यारी लगी, मासूमियत से भरपूर, अनछुई कली सी। लेकिन वो मुझे लिफ्ट ना करवाती। फिर मैंने नोट किया कि वो हर वक्त तुम्हें देखती रहती है, जिससे मेरा खून खोल के रह गया। क्यों? जो भी हो, मैं यहां पर मात न खाना चाहता था, क्योंकि सवाल अब मेरी गैरत का था। मैंने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने ना सुनी। लेकिन जब मैंने उसके सामने तुम्हारा जिक्र किया, वो ना सिर्फ मुझसे बात करने लगी, बल्कि बहुत आसानी से अपना नंबर भी मुझे दे दिया, क्योंकि मैंने उससे तुम्हारा हवाला देकर मांगा था। साथ ही मैंने तुम्हारी जेरे इस्तेमाल सिम से उसे मैसेज करना शुरू कर दिए। ब्रो, आपका फोन मुझे बहुत पसंद आया है, क्या मैं ये ले लूं? शायान को वो दिन याद आया जब आर्यान ने उससे उसका मोबाइल मांगा था, सिम समेत, और उसने बिना किसी चोंचरा करके दे दिया था, जैसे कि हमेशा अपनी चीजें देते आया था। फिर मैं इससे तुम बनकर बात करता रहा, यहां तक कि हमने मिलने का प्लान बनाया। लेकिन जब वो मुझसे मिलने आई तो तुम्हारी जगह मुझे वहां देकर जाने लगी। जब मैंने उसे रोकना चाहा तो मेरे हाथ पकड़ने पर उसने मुझ पर हाथ उठाया। गलत किया उसने मुझे नहीं मारना चाहिए था। मैं उसे सच में पसंद करने लगा था। मेरा इरादा उसे सब बताकर प्रपोज करना था, लेकिन उसे तो सिर्फ तुम चाहिए थे। पहले अलीजे, हालांकि तुम्हारे माँ बाप के मरने पर मैंने तुम्हारी कॉफी फेक वीडियो पुप्पा को अननोन नंबर से सेंड की थी, लेकिन वो लालची सिर्फ घर के लालच में आंखों देखी मक्खी निकल चुके थे। पहले अलीजे, अब सहरिश। इस सोच नहीं, मेरी सोच ने समझने की सलाहियत मफकूद कर ली, इसलिए मेरे अंदर के दरिंदे ने अंगड़ाई ली और मैंने उसके साथ वो सब किया। मेरे ख्याल से आप जबकि वो सब कुछ लौटा चुकी थी तो मुझसे शादी करने पर आसानी से मान जाती, लेकिन इसमें तो बहुत अकड़ थी। इसने मेरे चेहरे पर ही थूक दिया। मतलब मेरे लिए उसके दिल में थूक बराबर भी इज्जत नहीं थी। उसकी इस हरकत के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल ही माफ हो गया। फिर मैंने उसे बेल्ट से धनक कर रख दिया। इतना ही नहीं, पूरे हफ्ते वो मेरे और मेरे 4 दोस्तों के लिए अय्याशी का सामान बनी रही, लेकिन फिर वो जल्दी ही इस दुनिया से नाता तोड़ गई। हमने उसकी लाश एक नाले में फेंक दी। कुछ ही अरसे बाद मुझे मेरे एक दोस्त के मरने की खबर मिली, जो सब में मेरे साथ शामिल थे। जब तुमने अपनी परेशानी मुझे बताई, तभी मैं समझ गया था कि भाभी में कोई और नहीं, सहरिश की रूह है, क्योंकि वो तुझे ही इस सब का मास्टर माइंड मानती है, जबकि तेरे तो फरिश्तों को नहीं मालूम था तेरे नाम में क्या खेल खेल चुका हूं। मैं तेरे साथ हर पल रहा, इसलिए नहीं कि मुझे तुझसे कोई हमदर्दी है, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे पल पल तड़पना देखना चाहता था।
और यकीन मानो तुम्हें यूं रोते तड़पते बिलखते देख के मानो मेरे दिल पर एक फवार सी बरस जाती। तुम जो भी कर लो लेकिन तुम उससे नहीं बच सकते। सब सुनकर शायान अपने आपे से बाहर हो गया और उसे मारने लगा। मुझे मालूम था कि तुम मुझसे हसद करते हो, लेकिन मैंने हमेशा इस बात को इग्नोर किया क्योंकि मुझे तुम्हारी कंडीशन का इदराक था। बाबा ने तुम्हें कभी भी छुपाना ना चाहा था, लेकिन ये सब मेहर आंटी की ख्वाहिश पर हुआ। झूठ बोल रहे हो तुम। अब के बाद उसका वार रोकता हुआ उसके मुंह पर मुक्का मार गया। अपनी गंदी जुबान से मेरी मां का नाम न लो। ये सच है, मेरे बाबा तुम्हारी मां को सड़क से लाए थे, जो तवाइफ खाने भाग गई थी इस हालत में कि तुम इस दुनिया में आने वाले थे। मेरे बाबा ने तुम्हारी मां को सहारा दिया। वो तुमको अपना नाम भी देना चाहते थे, लेकिन मेहर आंटी ना मानी। बकौल उनके, वो बाबा को अपना मोहसन मानती थी, जिन्होंने उनको मुश्किल वक्त में सहारा दिया। वो एक गुनाह को मेरे बाबा पे मुसल्लत न करना चाहती थी। तुमसे ये बात इसलिए छुपाई ताकि तुम्हारी शख्सियत मजरूह ना हो, लेकिन उन्हें क्या मालूम आगे जाकर ये सब एक लावे की सूरत में तुमसे निकलेगा, जो सब कुछ जलाकर खाकस्तर कर लेगा। तुम झूठ कह रहे हो ना? फाहद बेयकीनी की कैफियत में गिरा खड़ा था। यही हकीकत है मेरे भाई। शायान के कहने पर वो बेयकीन सा सोफे पर गिरा था। तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसे माफ करता हूं, लेकिन जो कुछ तुमने सहरिश के साथ किया उस पर मैं तुम्हें कभी माफ ना करूंगा, क्योंकि मेरी नफरत में तुमने एक मासूम को नफरत की भेंट चढ़ा दिया। और ये मुझसे क्या हो गया? शायान प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। वो उसके पैरों में बैठा गिड़गिड़ा रहा था। तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारी इमोशनल स्टोरी से मैं इंप्रेस हो जाऊंगा और वो तुम्हारी सहरिश मुझे मार देगी? भूल है तुम्हारी। जब तक मेरे पास जलाली बाबा के मजार का धागा है, मैंने जलाली बाबा का ये धागा बांधा है। मुझे पता है अब वो मुझे मारना चाहती है, लेकिन उसके होते हुए वो मुझे मारना तो दूर, मुझे छू भी नहीं सकती। वो हंसते हंसते दोहरा हो गया। उसकी हंसी को ब्रेक लगी जब शायान ने कहा, कहीं तुम इस धागे की बात तो नहीं कर रहे? शायान ने बंद मुट्ठी उसके सामने खोली तो शायान की हथेली में वही धागा था। उसने जल्दी से अपनी कलाई देखी जिसमें वो धागा बंधा हुआ था, लेकिन अब वो कलाई खाली थी। माफ करना दोस्त, अगर तुम्हें पुलिस में भी दूं तो तुम किसी तरह से वहां से निकल आओगे। इंसाफ का तकाजा है जान के बदले जान, इसलिए वही तुमसे अपना बदला लेगी। शायान ने छत की तरफ इशारा किया जहां अलीज़े उल्टी लटकी हुई थी। फहद उसे देखकर डर गया। इससे पहले फहद भागता, सहरिश उस पर जंप लगा चुकी थी। फहद पूरी जान से चीखा था। उसने बाहर निकलते हुए फ्लैट का दरवाजा बंद किया। वक्त वक्त की बात है, कभी इन्हीं दरों दीवारों ने सहरिश की चीखें सुनी होंगी, उसका गिड़गिड़ाना वगैरह भी। और आज इसी तरह ये दरों दीवार फहद की चीखें सुन रहे थे, एक खामोश तमाशाई की तरह। मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच चुका था। शायान ने आंख में आया आंसू हाथ की पुश्त से साफ किया और नीचे आया। गाड़ी में बैठा अपने घर की जानिब रवा दवा था। वो अंधेरे में तेज तेज भागे जा रही थी। अचानक उसका पांव पत्थर से टकराया। वो सामने गहरी खाई में गिरने ही लगी थी कि किसी सफेद से नूर ने उसका हाथ थामा और अपनी तरफ खींचा। फिर साथ खड़े शख्स के हाथ में उसका हाथ थमाया और नूर गायब हो गया। उसने उस शख्स के चेहरे की तरफ देखा और सिरसिरी लहजे में कहा, शान, और उसकी आंख खुल गई। उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी थी, जबकि शायान उसकी दूसरी तरफ कुर्सी पर ही बैठे बैठे सो गया था। उसका हल्क सूख रहा था। वो उठकर बैठ रही थी ताकि पानी पी सके। तभी बैठ के हिलने पर उसकी आंख खुल गई। अलीज़े, मेरी जान, तुम्हें होश आ गया? शायान उसकी जानिब बढ़ा और उसे तकिए की टेक से बिठाया, साथ ही पानी का गिलास उसके लबों से लगाया, जबकि अलीज़े पानी पीते मुसलसल उसे ही देख रही थी, जो उसकी पेशानी को अगीतत से हल्के हल्के बोसे दे रहा था। शान, मुझे क्या हुआ था? खाली पानी का गिलास लबों से हटाती वो उसे देखते हुए बोली थी, वही जो ऐसी हालत में सबको होता है। तुम चक्कर खा के गिर गई थी। शायान लहजे में शरारत से मोए बोला। कैसी हालत शान? उसने अचंभे से पूछा। हम मुकम्मल हो गए। बहुत जल्द हमारे प्यार की निशानी हमारे दरमियान होगी। वो उसके कान में गंभीरता सा बोला। उसकी
कान की लो को दांतों से हल्का सा काट गया, जबकि वो उसके बताने पर शर्म से लाल होती उसके सीने में सर छुपा गई। शायान ने भी उसके गिर्द बाजू बांधते उसे मुकम्मल अपने हिसार में लिया और थैंक यू सहरिश हौले से बोला, जबकि लबों पर आसूदगी सी मुस्कुराहट थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।